अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस के बारे में नर्सिंग फील्ड में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जैसे कि पहला माइक्रो या माइक्रोस जिसका मतलब होता है स्मॉल या माइन्यूट। दूसरा बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है इसमें फर्दर 2 वर्ड्स होते हैं। पहला बायो मतलब लाइफ, दूसरा लॉगोस मीन्स साइंस और सिस्टमैटिक स्टडी। तो मैं कह सकता हूँ माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिनका साइज जो है माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब बहुत छोटा साइज होता है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, खाली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। वो माइक्रोस्कोप लाइट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो सकता है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के स्टडी से रिलेटेड है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और पैरासाइट्स। नर्सेस के लिए माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका काम पेशेंट केयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इस नॉलेज से नर्सेस को इन्फेक्शंस का डायग्नोज, उनको ट्रीट और प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं दूसरा, यहाँ पे कुछ एक वर्ड है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, ठीक है। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिकली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करता है जो ह्यूमन में जो है डिजीजेस कॉज करते हैं। ये ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी मदद से वो पेशेंट्स को एक्यूरेटली डायग्नोज कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से डिजीज़ कॉज करते हैं, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है और उन्हें कैसे कंट्रोल या एलिमिनेट किया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है, उसका स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझने के लिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज क्रिटिकल होता है। इसके अलावा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ह्यूमन इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी के एरियाज़ में भी काम करता है, ठीक है। तो अब हम इसको जो इम्पोर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी की नर्सिंग में उसको पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आपको इसके नोट चाहिए है ना, हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरा जो है मैंने लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम की लिंक भी और व्हाट्सएप की लिंक भी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नर्सेस को ये समझना होता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं मतलब पैथोजेनिक, और कौन से सेफ होते हैं मतलब नॉन पैथोजेनिक। से फॉर एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सब लोग जानते होंगे, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो स्किन इन्फेक्शन और निमोनिया कॉज कर सकता है, जबकि लैक्टोबैसिलस एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कलेक्टिंग एंड एप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ द स्पेसिमेंस। नर्सेस को स्पेसिमेंस जैसे ब्लड, यूरिन, स्पूटम, इनको करेक्टली कलेक्ट और हैंडल करना आना चाहिए ताकि एक्यूरेट डायग्नोसिस हो सके, ठीक है। अगर सैंपल प्रॉपरली कलेक्ट नहीं होता तो अगर कलेक्ट नहीं होगा तो रिजल्ट रॉन्ग आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यूरिन सैंपल को स्टीराइल कंटेनर में कलेक्ट नहीं किया गया तो कंटैमिनेशन हो सकती है और इन्फेक्शन का एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्यूनाइजेशन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। नर्सेस को वैक्सीनेशन शेड्यूल्स और उनके प्रोटोकॉल्स का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मीजल्स को MMR वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है और नर्सेस इंश्योर करती हैं कि हर पेशेंट को करेक्ट टाइम पे वैक्सीन मिल रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ससेप्टिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू वेरियस ड्रग्स, ठीक है। नर्सेस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ड्रग ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक मेजर कंसर्न होता है, ठीक है। आजकल का दौर चल रहा है, इसमें जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक मेजर कंसर्न है। एग्जाम्पल के लिए मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मर्सा जिसको कॉमनली बोला जाता है, सभी लोग जानते होंगे, इसको ट्रीट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो चुका है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स इन डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। नर्सेस डायग्नोस्टिक टेस्ट्स को परफॉर्म और इंटरप्रेट करने में माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज यूज़ करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस जिसको TB बोला जाता है इसका डाउट हो तो स्पूटम टेस्ट किया जाता है जिसमें मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की प्रेजेंस चेक की जाती है, जिससे कि फिर डायग्नोज होता है कि हाँ इसको डिजीज़ TB जो है कॉज हुई है, जिसका कॉज कौन सा है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। छठा पॉइंट हमारे पास आइडेंटिफाइंग ब्लड ग्रुप्स ऑफ पीपल बाय सिंपल इम्यून टेस्ट्स या सिंपल इम्यून रिएक्शंस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नर्सेस इम्यून टेस्ट का यूज़ करके ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करती हैं ताकि रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन जो है उससे कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किए जा सकें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर A ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को B ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूट कर दिया जाए तो सीवियर रिएक्शंस हो सकती हैं।
नाउ 7th पॉइंट हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टीरिलाइजेशन। नर्सेज को डिसइंफेक्शन और स्टीरिलाइजेशन के प्रिंसिपल्स का अच्छे से पता होना चाहिए ताकि इन्फेक्शंस प्रिवेंट की जा सके। फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने से पहले ऑटोक्लेविंग किया जाता है, जो एक स्टीरिलाइजेशन मेथड है जिसमें हाई प्रेशर स्टीम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक हो गया। 8th पॉइंट हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन्स फॉर वैक्सीन्स। वैक्सीन्स को उनकी एफिकेसी मेंटेन रखने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पे स्टोर करना ज़रूरी होता है। नर्सेज कोल्ड में जो है, ये जो नर्सेज होती हैं ये कोल्ड चेन मैनेजमेंट का ध्यान रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पोलियो वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है ताकि वो इफेक्टिव रहे, उसकी इफेक्टिवनेस 100% रहे। ठीक है। 9th है हमारा 9th पॉइंट कौन सा है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएटली। नर्सेज जो है लैब रिपोर्ट्स को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करके ट्रीटमेंट प्लान्स को मॉडिफाई करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पेशेंट के CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट में WBCs वाइट ब्लड सेल्स काउंट ज़्यादा है तो इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। 10th पॉइंट क्या हमारे पास? Promoting development and improvement of techniques of nursing procedures to maintain aseptic environment in hospital settings। नर्सेज अपने डेली प्रैक्टिसेस में एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करके इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से रोक सकती हैं। फॉर एग्जांपल कैथेटर इंसर्शन के टाइम पे स्टीराइल ग्लोव्स और इक्विपमेंट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नोजोकोमियल इन्फेक्शंस से बचाया जा सके। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? जो कि जिनको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, जो कि जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में उसके बाद 48 आवर्स में अगर इन्फेक्शन जो है, अगर उसको कोई भी इन्फेक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इनसे बचने के लिए नर्सेज जो है इसका यूज़ करती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था माइक्रोबायोलॉजी का। ये माइक्रोबायोलॉजी के कंसेप्ट्स को समझ के नर्सेज अपनी जो है प्रैक्टिस में इन्फेक्शंस को इफेक्टिवली प्रिवेंट और मैनेज कर सकती हैं। हर एक नर्स जो है उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज बेसिक नॉलेज जो है होना ही चाहिए ताकि वो पेशेंट केयर में जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है समझ आई होंगी। और आपको फिर से बोलता हूँ, अगर कोई आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, हैंड रिटन नोट्स लिख के हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके नोट्स PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना पढ़ते हैं। तो अगली वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।